क्या ये अजीब नहीं है कि मतलब हम इंसानों को अपने स्मार्टफोन की बैटरी की कितनी फिक्र रहती है? हाँ बिल्कुल। 20% पर आते ही पैनिक शुरू हो जाता है। सही कहा, पैनिक शुरू हो जाता है और हम पागलों की तरह चार्जर ढूंढने भागते हैं। लेकिन जब हमारा अपना शरीर, हमारा दिमाग महीनों से महज 5% बैटरी पर चल रहा होता है ना, तो हम बस एक और कप कड़क कॉफी पीते हैं और वापस काम पर लग जाते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात हो गई है आजकल। बिल्कुल। हम इस गहरी और व्यवस्थागत थकावट को आधुनिक जीवन की एक सामान्य फीस मान चुके हैं। यह एक ऐसी गाड़ी की तरह है जिसका फ्यूल खत्म हो रहा है, लेकिन डैशबोर्ड की वार्निंग लाइट को हमने टेप से ढक दिया है ताकि वो हमें परेशान ना करे। और पता है, इस गहरी थकावट को, जिसे हम अक्सर बर्नआउट कहते हैं, उसे सफलता की कीमत के रूप में महिमा मंडित किया जाता है। मतलब सोसाइटी में इसे एक बैज ऑफ ऑनर माना जाता है। हाँ, कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। राइट। लेकिन शरीर के स्तर पर अगर देखें तो ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये एक चेतावनी है। असल में हम अपनी नर्वस सिस्टम की क्षमता से कहीं अधिक गति से जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। और इस निरंतर दौड़ भाग का नतीजा ये होता है कि हम हमेशा थके हुए महसूस करते हैं, प्रेरणाहीन और किसी अदृश्य जाल में फंसे हुए महसूस करते हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से आज की हमारी ये गहन चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा लेती है। हाँ, तो आज हम सारा कुसेरा की 2019 में प्रकाशित किताब द आयुर्वेदिक सेल्फ केयर हैंडबुक होलिस्टिक हीलिंग रिचुअल्स फॉर एवरीडे एंड सीजन के पन्नों और उसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य कोई बहुत बड़ा या असंभव लक्ष्य सेट करना नहीं है। नहीं, एकदम नहीं। इसका मिशन बस ये समझना है कि कैसे केवल 10 मिनट या उससे कम समय के छोटे छोटे सचेत कदम हमें प्रकृति की लय के साथ वापस जोड़ सकते हैं। मतलब जब मैंने इन स्रोतों को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि शायद ये किसी भारी मेडिकल जर्नल की तरह होगा। हाँ, नाम सुन के ऐसा ही लगता है। लेकिन मैंने खुद सीखा कि 25वीं शताब्दी में आते आते पुरानी आयुर्वेदिक परंपराओं के गुण समझ में आ गए थे। राइट। लेकिन ये तो आधुनिक जीवन के लिए प्राचीन सेल्फ केयर का एक सुपर एक्सेसिबल और व्यावहारिक मैनुअल साबित हुआ। इस मैनुअल का सबसे शक्तिशाली संदेश मुझे ये लगा कि स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है। मतलब ये कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर हम आराम से बैठ जाएं कि चलो अब मैं स्वस्थ हूं। तो ये क्या है फिर? ये खुशी, ऊर्जा और भलाई की एक निरंतर चलने वाली एक बहुत ही गतिशील अवस्था है। सारा कुसेरा का काम उन लोगों के लिए एक सीधा समाधान प्रस्तुत करता है जो अंदर से पूरी तरह थके हुए हैं। और ये दिखाता है कि बड़े बदलावों के लिए बड़े और थकाऊ कदमों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि छोटे और सुसंगत अनुष्ठान हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से शांत कर सकते हैं। बिल्कुल। अब जब हम अनुष्ठान या रिचुअल शब्द सुनते हैं तो दिमाग में कई सवाल आते हैं। हाँ, मतलब ये संदेह होना स्वाभाविक है कि सिर्फ 10 मिनट में मेरी ये महीनों पुरानी थकान कैसे मिटेगी? ये तो कोई जादू की छड़ी जैसा लगता है। सही कहा। लेकिन इन तरीकों पर भरोसा करने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इन्हें डिजाइन किसने किया है। कुसेरा की विशेषज्ञता किसी एक ढांचे तक सीमित नहीं है। उनका बैकग्राउंड काफी दिलचस्प है ना? बहुत दिलचस्प है। उनका बहुविषयक या कहें मल्टीडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण ही इस पूरी चर्चा का आधार है। वह एक लाइसेंस्ड कायरोप्रैक्टर है, जो कि पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान का एक हिस्सा है, राइट? हाँ, जहां वो हड्डियों और मांसपेशियों की शारीरिक संरचना को गहराई से समझती हैं। एकदम सही। और इसके साथ ही वो एक सर्टिफाइड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर और एक रजिस्टर्ड योगा टीचर भी हैं। अरे वाह! पश्चिमी क्लिनिकल ट्रेनिंग और पूर्वी पारंपरिक चिकित्सा का ये संगम सच में बहुत दुर्लभ है। और यही संगम उन्हें एक हेल्थ जासूस बनाता है। वो कैंसर सिटी में सेज नाम का एक हीलिंग आर्ट सेंटर चलाती हैं और साथ ही लेक नाम से प्रैक्टिस भी करती हैं। लेक चेक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दवा, जो उनकी जड़ों से जुड़ा है। राइट। हाँ, तो जब वो किसी व्यक्ति के लक्षणों को देखती हैं तो वो केवल दर्द निवारक दवा नहीं देती, वो ये देखती हैं कि दर्द के पीछे कौन सा सूक्ष्म तत्व असंतुलित है। तो एक ही समय में संरचना को समझने वाली डॉक्टर भी हैं और ऊर्जाओं को समझने वाली मार्गदर्शक भी। मतलब इसी वजह से उनकी बातें हवा हवाई नहीं लगती। बिल्कुल। आयुर्वेद के मूल ढांचे को वो बहुत ही सरलता से समझाती हैं। वो ये स्थापित करती हैं कि इंसान ब्रह्मांड से अलग कोई इकाई नहीं है। हम उन्हीं 5 तत्वों से बने हैं ना, ईथर या आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हाँ, और ये तत्व मिलकर 3 मुख्य ऊर्जाएं बनाते हैं जिन्हें हम दोष कहते हैं, वात, पित्त और कफ। इन 3 दोषों को समझना हमारे शरीर के मैनुअल को पढ़ने जैसा है। मैंने पढ़ा कि किताब 2 बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से अलग करती है, प्रकृति और विकृति। राइट।
प्रकृति जन्मजात संविधान है। ये वो आधारभूत संरचना है जिसके साथ एक इंसान पैदा होता है, जैसे हमारी आंखों का रंग, बालों की बनावट या प्राकृतिक शारीरिक ढांचा। ये जीवन भर स्थिर रहता है। अच्छा, और विकृति वो है जो लगातार बदलती रहती है, राइट? हाँ, विकृति वर्तमान स्थिति है। ये उस असंतुलन का स्पष्ट चित्रण है जिसका अनुभव शरीर इस समय कर रहा है। पर्यावरण, तनाव और हमारे दैनिक निर्णय इस विकृति को आकार देते हैं। इसे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक अजीब सी एनालॉजी आई थी। मैं सोच रहा था कि क्या हम प्रकृति को हमारे स्मार्टफोन की एकदम नई फैक्ट्री सेटिंग की तरह मान सकते हैं? ओह, ये दिलचस्प है। कैसे? मतलब जब फोन नया होता है तो वो एकदम परफेक्ट, तेज और स्मूथ चलता है, और विकृति वो स्थिति है जब बहुत सारे भारी ऐप्स बैकग्राउंड में खुले रह गए हैं, अनचाहा डेटा भर गया है और फोन हैंग करने लगता है या उसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होने लगती है। अरे, ये तुलना तो ये समझने में बहुत मदद करती है कि शरीर कैसे काम करता है ना? बिल्कुल। जब तनावपूर्ण पर्यावरण होता है या नींद की कमी होती है तो शरीर के तत्व, वे बैकग्राउंड ऐप्स, लगातार ऊर्जा सोखने लगते हैं। हमारा सिस्टम धीमा हो जाता है और सारा कुसेरा का पूरा ढांचा उन्हीं अनावश्यक बैकग्राउंड ऐप्स को धीरे धीरे बंद करने की प्रक्रिया है, ताकि इंसान अपनी ओरिजिनल फैक्ट्री सेटिंग यानी अपनी प्रकृति तक वापस पहुंच सके। एकदम सटीक तरीके से समझाया आपने। तो अब अगर हमारी विकृति ने सिस्टम स्लो कर दिया है तो इसे ठीक कैसे करें? जब मैं इस सिस्टम को रीबूट करने के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि शायद कोई कठोर डाइट प्लान होगा। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। हाँ, लेकिन कुसेरा का दृष्टिकोण तो पूरी तरह से समय पर आधारित है। आयुर्वेद और हमारी आधुनिक सर्काडियन घड़ियां किस तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये जानना मेरे लिए सच में हैरान करने वाला था। समय का ये विज्ञान, जिसे आयुर्वेद में बहुत महत्व दिया गया है, वह हमें प्रकृति के साथ लय बिठाना सिखाता है। दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग दोष हावी होते हैं। जैसे सुबह का समय, राइट? हाँ, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का समय कफ दोष का होता है। कफ में पृथ्वी और जल तत्व की प्रधानता होती है। तो इसका हमारे शरीर पर क्या असर होता है? इसलिए इस समय हमारे शरीर और वातावरण में प्राकृतिक रूप से थोड़ा भारीपन और स्थिरता की भावना होती है। ये जड़ों को मजबूत करने का समय है। और फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता है, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पित्त का समय आता है। अग्नि और जल तत्व इस समय हावी होते हैं। बिल्कुल। और किताब बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि यह पाचन और हमारी मेटाबॉलिक हीट का चरम समय होता है। मतलब दिन का सबसे भारी भोजन इसी समय करना सबसे तार्किक है, क्योंकि तब हमारे पेट की आग उसे पचाने के लिए सबसे तेज होती है। एकदम सही। और जैसे ही वो मेटाबॉलिक आग अपना काम खत्म करती है, दोपहर 2 बजे के आसपास शरीर एक अलग गियर में शिफ्ट हो जाता है। वात का समय शुरू होता है, राइट? हाँ, दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक वात का समय होता है। वात का अर्थ है वायु और आकाश तत्व। यह वो समय है जब हमारी नर्वस सिस्टम की गतिविधि, गतिशीलता और रचनात्मक विचार अपने चरम पर होते हैं। और यही चक्र रात में भी दोहराया जाता है ना? बिल्कुल। शाम 6 से 10 बजे तक फिर से कफ का भारीपन आता है, जो नींद के लिए शरीर को तैयार करता है। रात 10 से 2 बजे तक फिर पित्त, जो शरीर के भीतर सूक्ष्म स्तर पर सफाई और मरम्मत का काम करता है। और अंत में रात 2 से सुबह 6 बजे तक फिर से वात, जो सपनों की अवस्था और हल्की जागरूकता का समय है। अब यहाँ एक बात थोड़ी पेचीदा लग सकती है। मतलब मैं ये सोच रहा था कि अगर कफ का समय यानी सुबह 6 से 10 बजे तक का समय भारीपन और स्थिरता का है, तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर किसी को सुबह 8 बजे कोई बहुत ही रचनात्मक काम करना हो तो वो कफ के उस भारीपन के कारण असफल हो जाएगा? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। हाँ, क्योंकि ये चक्र तो एक तरह की पाबंदी जैसा महसूस होता है। पर इसे एक नियम पुस्तिका की तरह देखने के बजाय एक ऊर्जा प्रबंधन टूल की तरह देखना चाहिए। जब सुबह 8 बजे कफ का समय होता है तो शरीर प्राकृतिक रूप से स्थिरता मांगता है। अच्छा। यदि उस समय रचनात्मक काम करना ही है तो एकाग्रता बनाए रखने के लिए शायद अधिक ऊर्जा लगानी पड़े, जैसे एक कप कॉफी का सहारा लेना पड़े या अपने शरीर के काम करने के तरीके के खिलाफ संघर्ष करने जैसा है। जैसे नदी की धारा के विपरीत तैरना। बिल्कुल। लेकिन अगर ये पता हो कि दोपहर 2 बजे के बाद वात का समय है, जो प्राकृतिक रूप से रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, तो सबसे क्रिएटिव काम उस समय के लिए शेड्यूल किए जा सकते हैं। ओह, तो ये प्रतिबंध नहीं बल्कि ऊर्जा का ऑप्टिमाइजेशन है।
हम अपने शरीर की अंतर्निहित लय का उपयोग अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल। तो समय के इस विज्ञान को जानने के बाद अब उस हिस्से पर आते हैं जो वास्तव में इस किताब का एक्शन प्लान है, दिनचर्या और मौसमी अनुष्ठान। एक वाक्य जो यहां बहुत गूंजता है वह है, आपका दिन आपको परिभाषित करता है। दिनचर्या या दैनिक अनुष्ठानों की शुरुआत सुबह से होती है। कुसेरा दिन की एक बहुत ही सचेत शुरुआत पर जोर देती हैं और इसका पहला कदम है जीभ छीलना या टंग स्क्रीपिंग। बहुत से लोग सोच सकते हैं कि सुबह उठकर सिर्फ ब्रश कर लेना काफी क्यों नहीं है? मतलब जीभ छीलने के पीछे क्या विज्ञान है? इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना बहुत दिलचस्प है। रात में जब हम सोते हैं तो हमारा पाचन तंत्र शरीर की मरम्मत कर रहा होता है। इस प्रक्रिया में जो मेटाबॉलिक कचरा या विषाक्त पदार्थ बनते हैं, जिन्हें आयुर्वेद में आम कहा जाता है, वे जीआई ट्रैक्ट के माध्यम से ऊपर की ओर धकेले जाते हैं और जीभ पर एक सफेद या पीली परत के रूप में जमा हो जाते हैं। अरे बाप रे! हाँ, तो अगर सुबह उठकर हम पानी पी लेते हैं या सिर्फ ब्रश करते हैं तो हम उस आम को वापस शरीर के अंदर धकेल देते हैं। जीभ को छीलकर साफ करना उस रात भर के कचरे को बाहर निकालता है और पाचन तंत्र को ये सीधा संकेत देता है कि नया दिन शुरू हो गया है। ये तो बहुत ही तार्किक है। और फिर एक ऐसा अनुष्ठान है जिसने रसायन विज्ञान के नजरिए से मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। ऑयल क्लेंजिंग, चेहरे को पानी या साबुन के बजाय तेल से धोना। हाँ, ये अक्सर लोगों को हैरान करता है। शुरुआत में तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है, चेहरे से तेल और गंदगी साफ करने के लिए तेल ही लगाना। लेकिन जब हम समान चीजों को घोलती हैं या लाइक बेजॉल्व्स लाइक के सिद्धांत को देखते हैं तो ये पूरी तरह से सही लगता है। बिल्कुल। आधुनिक फेस वॉश अक्सर त्वचा के प्राकृतिक लिपिड बैरियर को छीन लेते हैं। इससे त्वचा या तो बहुत रूखी हो जाती है या उस रूखेपन की भरपाई के लिए और भी ज्यादा तेल का उत्पादन करने लगती है। और यही बात असंतुलन का एक प्रमुख कारण है जो उम्र बढ़ने के संकेतों को तेज करता है। सही कहा। तेल का उपयोग त्वचा की प्राकृतिक बाहरी परत से पूरी तरह मेल खाता है। तेल त्वचा के छिद्रों में जमे अतिरिक्त तेल और गंदगी को घोलकर बाहर निकालता है, बिना उस सुरक्षात्मक परत को नुकसान पहुंचाए। और इसी तेल से जुड़ा एक और बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है अभ्यंग या गरम तेल से स्वयं की मालिश करना। हमारे समाज में तेल मालिश को अक्सर वीकेंड पर मिलने वाली किसी विलासिता या लग्जरी के रूप में देखा जाता है। हाँ, स्पा डे की तरह। बिल्कुल, लेकिन यहाँ इसे एक बहुत ही प्रभावी क्लिनिकल टूल के रूप में पेश किया गया है। देखिए, त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है और ये नर्व एंडिंग से भरी हुई है। वात दोष स्वाभाविक रूप से हल्का, रूखा, ठंडा और अनियमित होता है। ठीक वैसे ही जैसे तनाव के समय हमारी धड़कन और विचार होते हैं। बिल्कुल वही। तो जब शरीर पर गरम, भारी और स्निग्ध तेल लगाया जाता है तो वह भारीपन वात की उस अनियमित उड़ान को भौतिक रूप से शांत करता है। किताब में कुछ खास तेलों का भी जिक्र है ना? हाँ, अर्जुन या ब्राह्मी जैसी गर्म जड़ी बूटियों वाले तेलों का उपयोग करने से वे तत्व त्वचा के माध्यम से अवशोषित होते हैं और सीधे अति सक्रिय नर्वस सिस्टम को धीमा करके शरीर की सूजन कम करते हैं। ये सिर्फ दिन भर के अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। ऋतुचर्या यानी मौसमी बदलावों के अनुसार भी अनुष्ठान है। वसंत ऋतु में कड़वेपन की शक्ति या पावर ऑफ बिटर का विचार मुझे बहुत ही सटीक लगा। सर्दियां शरीर में कफ यानी भारीपन संचित करने का समय होती हैं, क्योंकि शरीर को गर्माहट और इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। जब वसंत ऋतु आती है और बाहरी तापमान बढ़ने लगता है तो वो जमा हुआ भारीपन और श्लेष्मा पिघलने लगता है, जिससे अक्सर वसंत की बीमारियां या एलर्जी होती हैं। तो ऐसे में कड़वी चीजें कैसे मदद करती हैं? कड़वी जड़ी बूटियां या पत्तेदार सब्जियां स्वाद में भले ही अच्छी न लगें, लेकिन वे लिवर को उत्तेजित करती हैं। वे पित्त के उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो उस सर्दियों के जमे हुए भारीपन को शरीर से बाहर निकालने का सबसे तेज प्राकृतिक तरीका है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक व्यावहारिक समस्या आती है। सुबह उठकर जीभ साफ करना, तेल मालिश करना, सही समय पर खाना, इन सब के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए ना? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है। मतलब जो इंसान पहले से ही बर्नआउट का शिकार है, जिसके पास बिस्तर से उठने की भी ताकत नहीं है, वो ये सब कैसे करेगा? कुसेरा ने इस विरोधाभास को 8वें अध्याय में प्राणिक बजट के जरिए बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। प्राणिक बजट की अवधारणा बेलसाप से किताब का सबसे अनोखा हिस्सा है। ये मानती है कि प्राण यानी हमारी जीवन शक्ति असीमित नहीं है। इसे एक सीमित वित्तीय बजट या बैंक अकाउंट की तरह देखा जाना चाहिए।
हम अक्सर पैसों का तो पूरा हिसाब रखते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा को बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। बिल्कुल। किताब एनर्जी लीक्स की पहचान करने की बात करती है। ये वो काम है जो बिना कोई रिटर्न दिए हमारी ऊर्जा सोख लेते हैं। जैसे बिना वजह की मीटिंग्स, रात में घंटों स्क्रीन पर स्क्रॉल करना, या वे टॉक्सिक रिश्ते जो हमेशा तनाव देते हैं। सही कहा। कुसेरा सामाजिक चिंता और बर्नआउट की वास्तविकता को समझती हैं। वो ये नहीं कहती कि इन अनुष्ठानों को एक और टास्क या दबाव की तरह देखा जाए। तो फिर इन्हें कैसे अपनाएं? इसके बजाय ये 10 मिनट के छोटे छोटे अनुष्ठान उस प्राणिक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट का काम करते हैं। जब कोई व्यक्ति 5 मिनट के लिए गर्म तेल से मालिश करता है तो वो दरअसल अपनी खर्च हुई ऊर्जा को वापस अकाउंट में जमा कर रहा होता है। अरे वाह, ये तो आधुनिक जीवन के उस पुराने टाइम मैनेजमेंट के जुनून से हटकर एनर्जी मैनेजमेंट की ओर जाने का एक बहुत बड़ा बदलाव है। एकदम सही। मतलब किसी के पास कैलेंडर में 4 घंटे का खाली समय हो सकता है, लेकिन अगर नर्वस सिस्टम पूरी तरह से थका हुआ है तो उस समय का कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। और जब वो प्राणिक बजट लगातार घाटे में चला जाता है, तब शरीर और जीवन के अन्य हिस्सों में दरारें दिखने लगती हैं। तब ये साधारण वेलनेस के दायरे से बाहर निकलकर मेडिसिन या चिकित्सा की मांग करता है। तो आयुर्वेद में बीमारी के लक्षण अचानक नहीं आते, राइट? नहीं, वे लंबे समय से चल रहे तत्वों के असंतुलन के अंतिम संकेत होते हैं। उदाहरण के लिए जब पाचन तंत्र खराब होता है, जिसे अग्नि का असंतुलन कहते हैं, तो किताब खिचड़ी बाउल की सिफारिश करती है। सारा कुसेरा ने इसके वीगन विकल्प भी दिए हैं, लेकिन खिचड़ी ही क्यों? इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है? खिचड़ी मुख्य रूप से मूंग दाल और चावल को तब तक पकाकर बनाई जाती है जब तक वे पूरी तरह से नरम न हो जाएं। यह एक संपूर्ण प्रोटीन है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे पचाने के लिए शरीर को शून्य के बराबर मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, मतलब एनर्जी बच जाती है। बिल्कुल। जब पाचन तंत्र को भोजन तोड़ने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता तो वो बची हुई ऊर्जा शरीर की आंतरिक मरम्मत और सूजन को कम करने में लग जाती है। ये पेट के लिए एक तरह का रीसेट बटन है। इसी तरह मानसिक थकान या पित्त बर्नआउट, जो आज के समय में स्क्रीन के सामने लगातार काम करने वालों में बहुत आम है, उसके लिए 3 दिन का मेंटल क्लींस बताया गया है। ये मेंटल क्लींस केवल छुट्टी लेना नहीं है, ये एक सेंसरी फास्टिंग या इंद्रियों का उपवास है। तो इसमें करना क्या होता है? इसका मतलब है 3 दिनों तक स्क्रीन, तेज रोशनी, भारी भोजन, समाचार और यहाँ तक कि अनावश्यक बातचीत से दूर रहना। बाप रे, आज के जमाने में काफी मुश्किल लगता है। मुश्किल है, लेकिन बहुत जरूरी है। जब दिमाग को बाहर से लगातार नया डेटा मिलना बंद हो जाता है तो मानसिक अग्नि उस पुराने भावनात्मक और मानसिक बैकलॉग को प्रोसेस करने लगती है जो लंबे समय से दबा हुआ था। शारीरिक लक्षणों से आगे बढ़कर जो चीज इस किताब में मुझे सबसे ज्यादा गहराई से प्रभावित कर गई, वो है रिश्तों और रचनात्मकता में दोषों का असर। हाँ, हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे रिश्ते भी इन्हीं ऊर्जाओं से संचालित होते हैं। उदाहरण के लिए, वात प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग हवा की तरह चंचल और तेज होते हैं। तो उन्हें रिश्तों में क्या चाहिए होता है? उन्हें रिश्तों में एक मजबूत संरचना या स्ट्रक्चर चाहिए होता है, अन्यथा वो बिखरने लगते हैं। और पित्त प्रकार के लोग? पित्त प्रकार के लोग जो बहुत उग्र, महत्वाकांक्षी और लक्ष्य उन्मुख होते हैं, उन्हें अपने घर में एक प्रतिस्पर्धा मुक्त सॉफ्ट लैंडिंग प्लेस चाहिए। एक ऐसी जगह जहां उन्हें हर बात पर खुद को साबित न करना पड़े, एक ही जगह ठहरे ना रह जाएं। बिल्कुल। यह समझ आपसी टकराव को सहानुभूति में बदल सकती है। और हाँ, यही डायनामिक्स रचनात्मकता या क्रिएटिविटी में भी लागू होती है। समाज में अक्सर ये मान लिया जाता है कि केवल वे लोग जो हमेशा नए विचारों से भरे रहते हैं, यानी वात प्रकार, वही असली रचनात्मक होते हैं। लेकिन यह सच नहीं है। हाँ, क्योंकि कोई भी विचार तब तक हकीकत नहीं बनता जब तक उस पर काम न हो। वात केवल वो पहली चिंगारी या विशाल विचार देता है, लेकिन उस अमूर्त विचार को एक असल प्रोजेक्ट का रूप देने के लिए पित्त की आग और तीखे फोकस की बहुत आवश्यकता होती है। और फिर उस प्रोजेक्ट को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए कफ का मजबूत समर्थन और सहन शक्ति चाहिए होती है, ताकि इंसान बीच में हार न माने। सही कहा। अगर गहराई से देखा जाए तो कोई भी सफल क्रिएटिव काम वास्तव में इन तीनों दोषों का एक बेहतरीन टीम वर्क है। यही आयुर्वेद की सबसे बड़ी सुंदरता है। ये जीवन को अलग अलग हिस्सों में बांट कर नहीं देखता है ना? नहीं, ये एक संपूर्ण एकीकृत प्रणाली है। विचार, पाचन, काम और रिश्ते सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं।
तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट है कि द आयुर्वेदिक सेल्फ केयर हैंडबुक प्राचीन वैदिक ज्ञान और आधुनिक क्लिनिकल प्रैक्टिस का एक बहुत ही तार्किक और सुलभ मेल है। और यह केवल एक किताब तक सीमित नहीं है। हाँ, सारा कुसेरा ने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया है जिसमें 4 सप्ताह का डिजिटल कोर्स और 14 एजुकेशनल वीडियो शामिल हैं, जो इसे महज एक थ्योरी से निकालकर एक फंक्शनल टूल किट बना देते हैं। यह साहित्य हमें हमारे अंदर की उस क्षमता की याद दिलाता है जिसे हम आधुनिक शोर शराबे में भूल चुके हैं। यह प्रमाणित करता है कि हमारी अपनी एक प्राकृतिक लय है और 10 मिनट के छोटे छोटे सचेत अनुष्ठानों के माध्यम से हम उस भारीपन और बर्नआउट को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकते हैं। ये सब हमें वापस हमारे असली रूप तक ले जाता है। बिल्कुल। लेकिन अब इन सब बातों पर विचार करते हुए मेरे दिमाग में एक ऐसा सवाल आता है जो किताब में सीधे तौर पर तो नहीं लिखा है, लेकिन हमारे आज के हालात को देखते हुए मुझे बहुत प्रासंगिक लगता है। अच्छा, वो विचार क्या है? देखिए, आयुर्वेद हमें सूर्य, ऋतुओं और पृथ्वी की प्राकृतिक लय के साथ तालमेल बिठाना सिखाता है। वात, पित्त और कफ ये सब प्रकृति के ही तत्व हैं, लेकिन आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो प्रकृति से बहुत दूर जा चुकी है। ये तो सच है। हम 24 घंटे आर्टिफिशियल लाइट, नीली स्क्रीन, डिजिटल नोटिफिकेशंस और एक ऐसे वर्चुअल ओवरलोड के बीच रहते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए पूरी तरह से अप्राकृतिक है। पर्यावरण में आया ये बदलाव मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। तो मैं सोच रहा था कि क्या ये संभव है कि मानव विकास आने वाले कुछ 100 सालों में इस निरंतर डिजिटल तनाव और वर्चुअल डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमारे शरीर में एक पूरी तरह से नया चौथा दोष विकसित कर ले। और ये बहुत ही गहरा विचार है। क्योंकि प्रकृति हमेशा एक नया संतुलन खोजती है, तो भविष्य का वो नया संतुलन कैसा दिखेगा? क्या आने वाली पीढ़ियां डिजिटल दुनिया के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक नई प्रकृति लेकर पैदा होंगी? ये एक बहुत ही दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट है। हाँ, हमने शुरुआत में उस गाड़ी की बात की थी जिसकी वार्निंग लाइट खराब हो चुकी है। शायद भविष्य में विकास की प्रक्रिया में वो पूरा डैशबोर्ड ही एक नए तरीके से काम करने लगे। लेकिन खैर, जब तक वो नया डैशबोर्ड नहीं आता, तब तक अपनी ऊर्जा के उस बैंक अकाउंट में जमा करते रहना ही हमारा सबसे अच्छा दाव है। एक विचार के लिए यह सोचने लायक है कि आज हम अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हैं।